सो ये रही हमारी बुक जिसे हम रिवाइज करने वाले हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये आपके ऐसे नोट्स रहेंगे। ठीक है, इसे हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी शॉर्ट नोट्स आप बनाए ना तो ध्यान रखिएगा कि वो शॉर्ट नोट्स आपके पढ़ने लायक काफ़ी होने चाहिए, है ना। हमको बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं लिखना होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, बट हाँ 2 फेजेस में हुआ था तो उतना काफ़ी है। हमको पता होना चाहिए कि पहला फेज था हमारा 1773 से 1853 तक, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पावर्स थे ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से वैसे चलते थे। फिर जो नेक्स्ट फेज था वो 1858 से 1947 तक चला, जिसे हम क्राउन से भी रिलेट करते हैं, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के ऊपर अथॉरिटी आ गई थी। चलिए तो शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत सी चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैं सिर्फ समराइज फॉर्म में आपको बताऊंगी जिससे हम जल्दी कवर कर लें। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। उसकी पदवी चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे, और जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, या हम इनको वॉरेन हेस्टिंग्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई तो इसे एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कर दिया गया, और जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वो भी बंगाल के अंदर ही आ गई थी, मतलब उसी के सबऑर्डिनेशन में आ गई थी। फिर इसके साथ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक तैयार की गई थी जो कि असिस्ट करेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जिसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ये मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजन में असिस्ट करेगी। उसके बाद जो इसमें एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि गवर्नर जनरल जो है उनको वोट का अधिकार रहेगा, बट कब रहेगा? सिर्फ टाई में, जब भी टाई होगा केस में तब भी। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं, कैलकाटा में। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस पहले थे वो थे एलिजा एम्पे। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस के साथ 3 अदर जजेस भी थे। आगे चलते हैं। इसमें प्रोहिबिशन जो था कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको ये मना था कि वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते हैं, कोई भी गिफ्ट्स या ब्राइब्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक लास्ट पॉइंट भी है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक प्रोविजन था जो कि गवर्निंग बॉडी रहेगी। तो ये हमारा हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही बात है कि इसमें पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए थे, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हम किसी भी कंपनी के अंदर देखते हैं तो हमको वहां पे क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक वर्ड सुनने में आता है कि कंपनी के जो मेजर हेड होते हैं वो डायरेक्टर्स ही होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कमर्शियल कहीं बात चल रही है तो वहां पे डायरेक्टर्स आएंगे, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जब ये पॉलिटिकल की बात हो रही है तो वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पॉलिटिकल के अंदर क्या कंट्रोल आता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो 6 पीपल उसमें मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल फंक्शंस। ये आपका क्या हो गया 1784 का पिट्स इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्ट ऑफ 1786। 1786 एक्ट जो है इसमें एक ओवर रूल का कॉन्सेप्ट था, जिसमें गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि काउंसिल के द्वारा कोई भी मैटर्स में अगर कोई भी डिसीजन लिया हुआ है तो गवर्नर जनरल उसे ओवर रूल कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ओवर रूल तभी होगा अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो एम्पायर के अंदर, उस समय एम्पायर बोलते थे, तो एम्पायर की इंटरेस्ट में या सेफ्टी या पीस से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है जिसमें गवर्नर जनरल को लगता है कि नहीं काउंसिल का डिसीजन सही नहीं है, तो वहां पे वो ओवरराइड कर सकते हैं उस डिसीजन को। आज भी देखते हैं कमांडर इन चीफ का। आप बताइए मुझे कि किसके पास है, हम किसे कमांडर इन चीफ बोलते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या देखा, गवर्नर जनरल के पास एक ओवर रूल पावर थी और गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ कहते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें ये पावर मिली थी, या उन्होंने ये पावर एंजॉय की थी। कौन सी? कमांडर इन चीफ की। अब नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है कि मोनोपोली जो थी
कंपनी को ट्रेड की वो एक्सटेंड कर दी गई थी 20 साल और के लिए, मतलब 20 साल के लिए तो थी ही, 20 साल फर्दर और एक्सटेंड कर दी थी मोनोपोली। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। इसके अंदर ये था कि 1 लाख, ये पहली बार था जब 1 लाख एजुकेशन सेक्टर के लिए प्रोविजन बनाया गया था कि अब हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट जो है ये 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मोनोपोली एंड हुई थी, पर कंपनी अभी भी टी में ट्रेड कर सकती थी और चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी। इसके अलावा बाकी सारे कमर्शियल फंक्शंस जो ऑपरेट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब एंड कर दिए गए थे। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर ऑफ बंगाल अब बन गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके पास सिविल और मिलिट्री पावर्स दोनों होंगी। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज करा रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी अब नहीं रहेगी, अब क्या बन गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4th मेंबर जो है अब वो एक लीगल मेंबर होगा, और पहले जो लॉ मेंबर रहे थे वो थे लॉर्ड मैकले। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में सबसे बड़ा पॉइंट था कि इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स के, वो सेपरेट कर दिए गए थे। ठीक है, और साथ ही एक नया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था, जिसे हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1853 में सबसे पहले ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग हो गए थे और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुआ था। यहीं पर सिविल सर्वेंट्स को ओपन कंपटीशन में सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की सुविधा स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये हमारा 1853 तक का पूरे चार्टर्स कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्राउन रूल, 1858 से लेके 1947 तक। ये सॉवरेनिटी पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए थे। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पोस्ट में भी चेंज आएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब क्या बनने वाले हैं, वॉइस रॉय, और सबसे पहले वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। तो मतलब जो मेन लीड थे वो वॉइस रॉय थे, जो कि इंडिया में रहकर काम कर रहे थे, बट वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के थे, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो फंक्शनैलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी, और उन्हीं की पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था किसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। मतलब अब 2 पोस्ट हो गई, एक आपने पढ़ी वॉइस रॉय जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के, एंड नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास 15 मेंबर काउंसिल थी जो उन्हें असिस्ट करती थी, और उनके ही पास पूरे पावर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को देख रहे थे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर सबसे पहले ये था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को अब पार्टिसिपेट करने की परमिशन थी इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो अब जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे उसमें इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, मतलब हम भी लॉ बना सकते थे। अभी आप देखेंगे कि आगे हमने डिस्कशन और बजट पे डिस्कशन जो था वो भी धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। पहले क्या हमने जो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के पास चली गई थी। अब वापस उल्टा हो रहा है, यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे को फिर से इंडिपेंडेंट कर दिया था, और यहाँ पर वॉइसरॉय के पास वही पावर थी जो आज प्रेसिडेंट के पास है, मतलब ऑर्डिनेंस की पावर। जब भी इमरजेंसी होगी वॉइसरॉय चाहें तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, और अब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बस अभी छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था, यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स
कि जो नंबर्स थे वो इंक्रीज हो गए थे दोनों जगह, मतलब सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में। आप देख रहे होंगे कि एक लिखने का भी तरीका होगा, मतलब हमको हर चीज लेटर के फॉर्म में नहीं लिखना है। हो सकता है तो आप सिंबल्स का यूज करिए, ज्यादा सा हो सकता है तो आप माइंड मैप्स का यूज करिए, जिससे क्या है आपके शॉर्ट नोट्स अट्रैक्टिव भी लगे और आपको बार बार रिवीजन करने में एक आपके दिमाग में वो इमेज फॉर्म हो जाए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंडियन मेंबर्स अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब अगर कोई भी डिस्कशन चल रहा होगा काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वहां पर क्वेश्चनिंग हो सकती है, हम बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो पावर्स थी वो मिलने लगी थी कब, ये सब हम पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। तो आप हो सकता है कि कंफ्यूजन यहाँ पर होने लगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट इतने सारे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं और की पॉइंट्स के थ्रू हम इन्हें याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन के यूज हुआ था, बट ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन का वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो ये हमारे 1909 से पहले के जितने भी एक्ट थे, इंडियन काउंसिल एक्ट और चार्टर एक्ट, ये हमने सारे कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। आप देखिए 1909 और 1919 का जो एक्ट है ये अपने आप में एक अच्छा पोर्शन है और इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से और डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसका आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर इसमें कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं, आपको लगता है कुछ कमियां हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से भी फिल इन कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं फीडबैक कैसा रहा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।